मेरे को साफ बोले कि गैर कानूनी है जो आप लेके आए हो और हम आपको यहाँ से किसी तरह जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको अगले एयरपोर्ट पे बताना पड़ेगा। खूब सारी पोज नहाने लग रहे इसमें। ये बोले यहाँ पे हाइनास भी है जो 3 किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे कि कहीं पे कुछ खाने का, और 3 किलोमीटर दूर सूंघते सूंघते बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे। अभी बैग नहीं आए, बाकी बैग आएंगे उधर से की थोड़ा, मतलब एयरपोर्ट के अंदर उस साइड, और उसी साइड सारे अफसर वगैरह बैठे। अगर उन तक खबर आ चुकी होगी तो वो तैयारी में ही बैठे होंगे कि कब आएगा मुर्गा, कब फंसेगा। हम रुके हुए एक नेशनल पार्क में लॉज में, वो यहाँ से 1 घंटे ज्यादा दूर है एयरपोर्ट से। और मैं तो बॉर्डर क्रॉस करके आया था, तो मेरी बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं हुई, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास रख लिया है। बॉर्डर से आप इंतजार करो, थोड़ी देर में बताएंगे, अभी कस्टम वाला ऑफिसर आएगा। ये देखो भाई, इधर इम्पाला लेफ्ट में, और राइट में देखो जिराफ और खूब सारे इम्पालास। अरे बेटे गजब। इन्होंने बोला सांप से लेके, हाइना से लेके, लेपर्ड से लेके, शेर से लेके, हाथी से लेके, हिप्पो से लेके, जिराफ से लेके, जो भी जानवर आप सोच सकते हो सारे जानवर है इधर, कुछ भी आ सकता है। नेशनल पार्क के अंदर, लॉज के अंदर कोई भी सुपरमार्केट नहीं है, तो हम पहले रास्ते में रुक जाएंगे, कुछ सामान वामान लेना हो तो। आगे तो जंगल है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये इन्होंने भरवा लिया इधर फॉर्म, जंगल में रह रहा, और मुझे पता है जो जो रिस्क और डेंजर्स इन्वॉल्व है इसमें, और ये साइन वाइन करो। दोस्तों, मेरे अफ्रीकन रोड ट्रिप की एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो देख रहे हो तो जानते होंगे कि मैं हूँ जाम्बिया में, जो कि सदर्न अफ्रीका में एक टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। सुबह के बजे 7:15 और मैं निकल रहा हूँ होटल से बाहर बैठने जाने के लिए टैक्सी में, और टैक्सी से मैं पहुंचूंगा यहाँ के एयरपोर्ट। क्यों पहुंचूंगा एक बार बताता हूँ, पहले बैग्स रखते हैं। कमरे से जस्ट अभी चेकआउट कर दिया मैंने। ये है मेरा हॉस्टल, साथ में इधर एक पूल। शहर का नाम है लिविंगस्टोन, और ये पॉपुलर है इधर के विक्टोरिया फॉल्स के लिए। जी हाँ, जाम्बिया की सबसे टूरिस्टी जगह जो है विक्टोरिया फॉल्स के शहर में हम। और जैसे मैंने बताया कि जाम्बिया देश की बॉर्डर 8 देशों के साथ है, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर पड़ती है विक्टोरिया फॉल्स वाली नामीबिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे के नज़दीक। अभी हम जाएंगे मलावी वाली बॉर्डर के नज़दीक फ्लाइट लेके। कहाँ है टैक्सी? अच्छा वो रहा, ये रही भाई टैक्सी। हेलो, गुड मॉर्निंग जैक्सन। चलो भाई बैठते हैं। तुम लिविंगस्टोन शहर से आगे एयरपोर्ट की तरफ, बहुत ही नजदीक है एयरपोर्ट। हमें तो 10 मिनट भी नहीं लगी, मुश्किल से 7-8 मिनट लगी होगी। आप लोग सोच रहे हो कि टैक्सी सुबह सुबह कहाँ से आ गई मुझे ढूंढ के, हॉस्टल में कैसे पहुंची? तो टैक्सी हमने रात को ली थी। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी हो तो हम लिविंगस्टन की जो बेस्ट जगह है वहाँ पे गए थे खाना खाने, और वापसी में वो 5 स्टार होटल जो था उन्होंने ये गाड़ी बुलवा दी थी, तो हमने इसका नंबर ले लिया था कि सुबह भी हमें एयरपोर्ट छोड़ देना, हम पैसे दे देंगे। तो इसीलिए भाई टाइम से बाहर पहुंचा हुआ मिला। ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, ये खुल गया भाई गेट। गुड मॉर्निंग। It's fine, thank you. Yeah, it's they're just backpacks. इसके हमारे पैसे लगे $10। यहाँ की करेंसी क्वाचा जाम्बिया की, और एक क्वाचा में इंडिया के 3 रुपए थोड़े ज्यादा होते हैं, और एक $1 में 27.5 क्वाचा होते हैं। कल हमने टैक्सी वाले से पूछा था कि एयरपोर्ट कितनी दूर है, तो ये बोल रहे कि भी 20 मिनट दूर है एयरपोर्ट। तो उस हिसाब से फिर हमने रेट डिसाइड करा था, ठीक है तुम्हें $10 दे देंगे हम सुबह। पर ये तो 7-8 मिनट में ही आ गए। चलो घुसते टर्मिनल के अंदर। कोई और टूरिस्ट भी नहीं दिख रहा है हमारे अलावा, क्या चक्कर है? मतलब जो एयरपोर्ट आया हो, अंदर दिखेंगे, अंदर भी सुनसान पड़ा है एकदम। और भाई वो टैक्सी वाला तो बोल रहा था कल की बड़ा एयरपोर्ट है, बिजी एयरपोर्ट है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। ये अराइवल है, ये डिपार्चर और चेक इन, इधर भी कोई नहीं है। बाप किन चेक इन कराने लग रहा है, और हम जानबूझ के लेट आए थे। हमें लग रहा था कि इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, ना बिजी मिलने वाला। 8:40 की फ्लाइट है, अभी 7:42 हो चुके हैं, और हमने ऑनलाइन पढ़ा था कि चेक इन काउंटर ना आधे घंटे बंद होता है इस फ्लाइट का। तो मैंने सोचा था 40 मिनट 50 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, या 1 घंटा पहले फ्लाइट के उड़ने से, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 1-1.25 घंटा पहले बंद हो जाता है चेक इन काउंटर, पर इस फ्लाइट में आधा घंटा पहले ही बंद होना था। मुश्किल से 5-10 मिनट में हमारा चेक इन वगैरह भी हो गया, और हम वापस आ गए एयरपोर्ट घूमने के लिए। इधर इनका रेस्टोरेंट वाला एरिया है। अभी भी फ्लाइट उड़ने में 40-50 मिनट है, तो मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया। और थोड़ी देर पहले जैसे हम बता भी रहा था कि जाम्बिया एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है, और जो 8 देश इसे सराउंड करते हैं। अगर आप मैप पे देखोगे नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए, तो वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर आ गया तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नामीबिया और अंगोला। और हम फिलहाल है इस देश के साउथ वेस्ट में, और हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जाम्बिया देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी तो है लुसाका, जिधर की हमारी पहली फ्लाइट है इधर लिविंगस्टोन से। फिर अगली फ्लाइट है हमारी लुसाका से मफुए की। और जाम्बिया की सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटीज है नडोला और कितवे। तो लिविंगस्टोन जिधर हम फिलहाल है, ये इनकी टॉप 3 लार्जेस्ट सिटीज में से तो नहीं है,
लेकिन लिविंगस्टोन का जो एयरपोर्ट है ये जाम्बिया का सेकंड बिजीएस्ट एयरपोर्ट है लुसाका के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि जाम्बिया की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि विक्टोरिया फॉल्स इधर ही पड़ते हैं लिविंगस्टोन में। यहाँ से 5-10 किलोमीटर, आपने देखा होगा पिछली वीडियोज में हम रोज आते थे। और विक्टोरिया फॉल्स जो कि पूरी दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है बेस्ड ऑन कंबाइंड हाइट एंड वेट, जाम्बिया शेयर करता है जिम्बाब्वे देश के साथ। जी हाँ, वैसे मोस्टली पार्ट तो विक्टोरिया फॉल्स का जाम्बिया में पड़ता है, पर उसका जो ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, मेन जो सीनिक व्यू है, और कुछ पार्ट उस वाटरफॉल का पड़ता है जिम्बाब्वे देश में, जो कि यहाँ से मैंने बताया 5-10 किलोमीटर ही है। और अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ अफ्रीका में तो मैं फ्लाइट लेके कहीं पे क्यों जाने लग रहा हूँ। तो कारण ये है कि सबसे पहले मैं अफ्रीका में पहुंचा था जिम्बाब्वे, विक्टोरिया फॉल्स नाम का जो शहर है इधर से जो नजदीक है उधर इंडिया से, और विक्टोरिया फॉल्स से बॉर्डर क्रॉस करके मैं घुस गया था इधर लिविंगस्टोन जाम्बिया। और मोफुवे जो है ना वो यहाँ से बहुत दूर है, यानी कि 1100 किलोमीटर के करीब दूर है वो यहाँ से। और अफ्रीका में 1100 किलोमीटर यानी कि मान लो 25-26 घंटे की ड्राइव तो इजीली है, और वो भी इसलिए क्योंकि ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के देश और रोड थोड़ी ज़्यादा ठीक है इन कंपैरिजन टू वेस्ट अफ्रीका। पर फिर भी अगर इतने घंटों का रास्ता है तो 2 से 3 दिन हमें लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो दोस्त है बाबकिन मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहा है उसे पहुँचना है जल्दी। उसकी फ्लाइट बुकड है 28 तारीख की बेल्जियम के लिए वापस अपने देश की, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है ये वाला पार्ट। और अभी से 5-6 दिन बाद बाबकिन निकल जाएगा और मैं अकेला ट्रैवल करूँगा अफ्रीका में बचे हुए दिन। टर्मिनल के बाहर वैसे घड़ी भी है पर सुइया नहीं है घड़ी की। एयरलाइन वाले आए और बोले आपका ना प्लेन आ गया और अब आप सिक्योरिटी कर लो क्लियर और जाके प्लेन में चेक इन कर लो, टाइम हो गया, आधे घंटे में तो प्लेन उड़ने ही वाला है, चलते हैं। भाई सिक्योरिटी के टाइम मैंने गड़बड़ क्या कर दी सबसे बड़ी कि ना जब भी बैग्स पास हो रहे थे तो मैं बोला लैपटॉप निकालना है, बोले और मैंने गलती से बोल दिया ड्रोन भी निकालना है क्या। अब मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, यहाँ पे गैर कानून नहीं है ड्रोन लेके आना ही अगर परमिट नहीं है तो इस देश में। और मैं तो बॉर्डर क्रॉस करके आया था तो मेरी बॉर्डर पे कोई चेकिंग ही नहीं हुई, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास रख लिया है। बोल रहे थे आप इंतजार करो थोड़ी देर में बताएंगे, अभी कस्टम वाला ऑफिसर आएगा। भाई ये रख ना ले ड्रोन यार, इतना महंगा कुछ नहीं पता। हालांकि मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी ड्रोन से, मैंने उन्हें बताई भी बात, बोले हम कैसे मान ले ये चीज़। मैंने बोल रहा ही क्यों, ध्यान ही नहीं दे रहे थे वैसे तो बैग्स पे सिक्योरिटी पे। मैं खुद ही गलती कर दी बोल के, या तो खुद फाइंड आउट करते तो बात अलग थी। मैंने खुद से डिक्लेयर कर दिया और वो देखते भी नहीं बैग में क्या है क्या नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ जाम्बिया ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जाम्बिया लेके आया हूँ, भाई मैं तो सारे देश घूमने लग रहा हूँ। और देशों के लिए लाया था मैं तो, यहाँ पे नहीं करी रिकॉर्डिंग, क्या पता अगले आने वाले देशों में करूँ। अभी तक तो ऐसा कुछ करा भी नहीं। अरे करा भी होता तो भी यार, सिर्फ जाम्बिया थोड़ी है मैं स्पेशली, और मेरे को पता नहीं था भाई ये रूल। और अगर अलाउड नहीं है तो बॉर्डर भी मेरा ड्रोन रोक लेते, मेरे को पहले ही पता होता जिम्बाब्वे में। अभी मैं डोमेस्टिक फ्लाइट लेके मेरे को तो मलावी निकलना है बाद में। ये बोर्डिंग गेट है और कोई है ही नहीं हमारे अलावा, मेरे को तो हमारे अलावा कोई और पैसेंजर ही नहीं दिख रहा। देखो एक वो लेडी है बस, और कोई दिख ही नहीं रहा। यहाँ से लुसाका जाएगी फ्लाइट पहले इनकी कैपिटल सिटी। भाई ये देखो ये अपनी फ्लाइट सामने, पासपोर्ट मेरा मिल गया वापस, लेकिन परेशानी तो होगी, अभी बताता हूँ आपको। दोस्तों बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने ट्रिप्स की फ्लाइट्स कहाँ से बुक करता हूँ, तो दरअसल उसके लिए मैं यूज करता हूँ वीगो ऐप। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने में काफी काम आती है। द वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो ऐप पर आप ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप या फिर एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो एटसेट्रा के प्राइसेस एक साथ कंपेयर कर सकते हो या डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हो। वीगो ऐप से आप बस भी बुक कर सकते हो और होटल बुकिंग्स के लिए भी आपके पास अलग अलग चॉइसेस है, जैसे कि होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी, वेबसाइट्स लाइक अगोडा, booking.com, मेक माई ट्रिप एटसेट्रा। वीगो की नई ऐप पर काफी सारे फन फीचर्स आ चुके हैं एंड यू कैन also use it for IRCTC train bookings. Vigo claims to be the fastest loading travel app, जो कि काफी यूजफुल है लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए या फिर जब आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो। Vigo को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप ऑलरेडी Vigo ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसे अपडेट जरूर कर ले टू गेट बेनिफिट्स ऑफ इट्स न्यू फीचर्स। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद Vigo। मेरे को साफ बोले कि गैर कानूनी है जो आप लेके आए हो, और हम आपको यहाँ से किसी तरह जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको अगले एयरपोर्ट पे बताना पड़ेगा। चलो भाई छोटी फ्लाइट के अंदर, भाई खाली बढ़िया कोई है ही नहीं, मेरी अगली सीट है। बैग रखने की तो जगह ही नहीं है, खड़े होने की नहीं है, बैग की तो कहाँ से होगी। कैरेबियन वाले जो देश मैंने ट्रैवल करे थे नवांकुर मेरे दोस्त के साथ, उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे प्लेन्स थे कुछ सफर में कुछ देशों के, तो उसी ट्रिप की याद आ गई। बिल्कुल छोटा सा है, 20 जनों का प्लेन है शायद, और वो भी खाली पड़ा है। माइक लगाया, हाथ में पकड़ रखा है ताकि शोर ना आए माइक में, और बाकी ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं उठ रहे, बीच में तो मोबाइल के सिग्नल भी आने लग रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई ड्रोन वाली कहानी क्या हुई थी एयरपोर्ट पे। पहले तो जैसा मैंने बताया कि मैं सिक्योरिटी पे गया, मैंने बैग रखा और मैं बोला कि भाई लैपटॉप और ड्रोन बाहर निकाल दो चेकिंग के लिए। वो बोला लैपटॉप और क्या, मैं बोला ड्रोन, और भाई वो आदमी तो मान लो उसका चेहरा सफेद हो गया एकदम से।
बोला आप ड्रोन लेके कैसे आए, ऐसे कैसे घुस गए, ड्रोन तो अलाउड ही नहीं हमारे देश में, आप कहाँ से घुसे हो, ये वो आपको रोका नहीं। मैं बोला भाई मैंने तो बॉर्डर क्रॉस करी थी जिम्बाब्वे से और मैं बैग में लेके आया था ड्रोन। बोले आपको ने रोका नहीं, पूछा नहीं आपसे। बोला मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा, ना वो कुछ बोले, ना कहीं भी साइन बोर्ड था कि भी ड्रोन नहीं लेके आ सकते या फिर ऐसा कुछ है। बोले आपके पास कोई स्पेशल परमिशन है? मैं बोला कुछ भी नहीं है। वो बोला कि भी ऐसे आपको मैं जाना नहीं दे सकता, और मेरा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट रख लिया उसने, सिक्योरिटी वाले ने। बोला कि कस्टम वालों को बुलाना पड़ेगा और वो ही बताएंगे बाकी क्या करना है। मैं जाके बोर्डिंग गेट पे बैठ गया, फिर एक कस्टम्स की ऑफिसर आई, और अब वो कस्टम्स वाली लेडी ऑफिसर आती है और वही सेम सवाल मेरे से पूछती कि भी कैसे लेके आए, किसी ने रोका नहीं, ये वो। मैंने बताया बॉर्डर से एंट्री ली थी। बोली कब आए थे? मैं बोला जी इतने दिन पहले। बोली कब जाओगे? मैं बोला इतने दिन बाद। कैसे जाओगे? मैं बोला ऐसे ही जाऊँगा लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। तो बोली वैसे तो मैं तुम्हारा ड्रोन कन्फेस्टिगेट करना पड़ेगा, यहीं पे डिटेन करना पड़ेगा, यानी कि हम अपने पास जमा करेंगे, लेकिन क्योंकि तुम देश के दूसरे कोने से बाहर निकलोगे तो तुम उसे वापस नहीं ले सकते हमारे से। अगर तुम इधर से निकल रहे होते तुम यहाँ जमा कर लेते और तुम जाते वक्त यहाँ से अपना ड्रोन वापस ले जाते। और बोली क्योंकि तुम मलावी वाली साइड से निकलोगे, वो भी लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। तो बोली कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज कर सकती हूँ कि भी तुम अपना ड्रोन मफू एयरपोर्ट जिधर हम जाने लग रहे हैं उधर कस्टम्स वालों को इंटीमेट करके जमा करवा देना, और जब तुम देश को छोड़ोगे तो वापस एयरपोर्ट आके अपना ड्रोन ले जाना। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिधर हम रुकने लग रहे हैं ना मफूए में, वो लॉज या रिजॉर्ट एयरपोर्ट से 1.25 घंटा दूर है। मतलब एयरपोर्ट से हम पहले लॉज में जाएंगे 1.25 घंटा दूर, और मलावी की बॉर्डर दूसरी डायरेक्शन में है। फिर वापस मेरे को एयरपोर्ट आना पड़ेगा 2 दिन बाद अपना ड्रोन उठाने, फिर दोबारा मलावी की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इतने घंटों के सफर के बाद। ना मैंने जिम्बाब्वे में ड्रोन उठाया था, ना ही जाम्बिया में, मेरे पास कोई फुटेज नहीं थी। और मैंने कस्टम ऑफिसर को ये भी बोला था कि आप मेरा ड्रोन चेक कर सकते हो, आपको कोई फुटेज नहीं मिलेगी, लास्ट फुटेज ऑस्ट्रेलिया की ही मिलेगी। बोली वो तुम क्या बताए, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा मैं यही कर सकती हूँ कि आप अपना ड्रोन मफू एयरपोर्ट पे जमा करा दो। मैं आपके पासपोर्ट की डिटेल्स ले रही हूँ और मैं फ़ोन करके उन्हें इंटीमेट कर दूँगी, जाती ही लैंड होती है आप अपना ड्रोन डिक्लेयर कर देना और वहाँ जमा करा देना। मैं बोला ठीक है मैम, क्योंकि फ़्लाइट उड़ने वाली थी हमारी। अब आपकिन भी आया मेरे को बुलाने, बोला टाइम हो गया चल चल। फिर बोली जैसे ही हम फ्लाइट में घुसने लग रहे थे ना तो दोबारा आई, बोली कि ना अभी मुझे याद आया कि तुम्हारा तो ले ओवर है, तुम ट्रांजिट करोगे लुसाका से, जो कि ज़ाम्बिया की कैपिटल सिटी है। मैं बोला जी मैम। बोली तुम ना पहले वहाँ लैंड करोगे तो तुम वहीं पे डिक्लेयर कर देना, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ 40 मिनट का ही ट्रांजिट है हमारा इस फ्लाइट के बाद। मैं बोला मैम सिर्फ 40 मिनट होंगे हमारे पास। बोली नहीं, तुम्हें वहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। और मुझे पता है अगर मैंने उधरते ही यहीं पे लुसाका में डिक्लेयर कर दिया ना तो अगली फ्लाइट की 40 मिनट मेरी बर्बाद हो जाएगी और मेरी अगली फ्लाइट मिस हो जाएगी, क्योंकि कई देर वो सवाल जवाब करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर वो मेरा ड्रोन यहाँ पे जमा कर लेते हैं तो मैं मफूए से वापस लुसाका कैसे आऊँगा अपना ड्रोन लेने के लिए, ये भी बड़ी परेशानी है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता मैं किसी भी हालत में यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ, अपना ड्रोन जमा करवा सकता हूँ। डिक्लेयर करूँगा तो कई देर तो पूछताछ करेंगे और एंड में जमा ही करेंगे, क्योंकि उधर तो उसने छोड़ दिया ये देख के कि भी लैंड बॉर्डर से आया था, इसे पता नहीं था। इनकी राजधानी में अगर मैं आ जाऊँ ड्रोन लेके तो मुझे नहीं लगता कस्टम्स वाले जल्दी से छोड़ने वाले हैं। और मफूए का मैंने अभी नहीं सोचा कि भी वहाँ पे डिक्लेयर करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी पहले तो लुसाका वाली टेंशन है, एक बार लुसाका टपे फिर देखें मफूए में क्या करना है। अब 2 चीज़ें हो सकती है इसने जो सारी बातें मेरे को कही। एक तो हो सकता है कि भी वो बस अपनी ड्यूटी करी और ताकि कल को उस पर नाम ना आए उसने अपनी तरफ से बोल दिया कि भी आगे लैंड होते डिक्लेयर कर देना। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि भी सही में उसने हो सकता है इन्फॉर्म कर रखा होगा अथॉरिटीज़ को और वो इंतज़ार कर रहे हो कि भी ऐसे ऐसे एक पैसेंजर आएगा ड्रोन लेके, उसका ड्रोन रखना है या जो भी। कुछ ही नहीं कह सकते यार। मतलब वैसे तो ना प्रॉब्लम ही है, अफ्रीका में ड्रोन ना ही लेके आओ। पता नहीं मेरी भी क्या गलती रही जो मैं उठा लाया। बस वो 20-30 सेकंड के ड्रोन फुटेज के लालच के चक्कर में सारा ट्रिप खराब हो सकता है। ड्रोन का बहुत चक्कर है खासकर तो अफ्रीका में, ना ही लेके आओ तो बेहतर है। आगे भाई लुसाका और अब कर रहे हैं लैंडिंग। ठीक ठाक हो गया भाई लैंड, जिंदा बिना मरे। चलो भाई गेट गुट खोल दी, उतरते नीचे। थैंक यू। आगे भाई वो बैग उतार रहे उधर से। 10 तो जने थे सारे फ्लाइट में, देखो आ भी गए सारे बाहर। मेरे ख्याल से इन्होंने उधर नया एयरपोर्ट बना दिया, वो सामने जो आप देख रहे हो, और ये पुराने वाला एयरपोर्ट है क्योंकि इधर भी लिखा हुआ है वेलकम टू केनेथ काउंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये डोमेस्टिक के अराइवल्स। ये कोई बस भी आ गई, कहीं से फ्लाइट आई होगी ना यार। लग तो ये पार्ट भी एकदम नया रहा है एयरपोर्ट का, देखो नया बना रखा हो जैसे। नीचे अराइवल पे आए और लिफ्ट पे चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हम। बोर्डिंग गेट है ऊपर और सिर्फ हम 3 ही पैसेंजर है। ये सारा रेनोवेट कर रखा है, या नया तो नहीं बनाया, रेनोवेट ही कर रखा है। सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं, बाबकिन और एक ही लेडी।
This is like the easiest transit. Yeah. भाई बोर्डिंग गेट पे आगे बैठे, मतलब इतना इजी ट्रांसफ़र था ना, इतना इजी। मतलब हाँ, एक आधी बार कैरेबियन वगैरह में ही हुआ है जब हुआ है, पर और देशों में तो आमतौर पे नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी दोबारा से होती है। और उस लेडी ने, कस्टम्स ऑफिसर ने मेरे को बोल तो दिया था लिविंगस्टोन में कि जैसे तुम लुसाका उतरो तुम वहाँ पे डिक्लेयर करो कस्टम्स में सिक्योरिटी। यहाँ पे है कहाँ सिक्योरिटी, है ही नहीं। सीधा अराइवल बात डिपार्चर गेट पे बिठा दिया। अब मैं स्पेशली एयरपोर्ट के बाहर निकल के जाऊँगा, उन्हें बोलूँ कि भाई देखो मेरे बैग में ये है। ऐसा इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ कि ये करो। एनीवे चढ़ते हैं मफूए में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैंने डिसाइड करा कि मेरा ड्रोन ना बाप के हाथ ही भेज दूँगा बेल्जियम में, यूरोप में, और बाद में जब मेरा यूरोप चक्कर लगा तो इसे उठा लूँगा। और ऐसा मैंने बहुत बार करा है। बाकी एक बार ही शायद दुबई भेज दिया था, एक बार पहले मैंने कहाँ भेजा था, स्विट्ज़रलैंड भेज दिया था किसी के पास, फिर बाद में उससे मिलता था, दोस्त से ले लेता था। मतलब 2-3 बार कर चुका मैं ऐसे पहले, क्योंकि अफ्रीका में भाई नहीं है फिजिबल, मत आओ लेके। मैंने भी गलती कर दी लिया है। चलो भाई चलते हैं बोर्डिंग के लिए। सही में बिल्कुल खाली पड़ा है। वैसे कुछ पैसेंजर्स पहले ही वेट कर रहे थे यहाँ, 4-5, 3 हम लोग थे। ये रहे वो बाकी। अब की बारी भी कुछ वैसे सही प्लेन है शायद। चल रहा है, हवा चल रही है बाकी बहुत तेज। ओ मान गए, ट्रैक्टर चला रहा है एयरपोर्ट पे। ये है भाई 6C। आगे भाई बैठ तो गए, अब की बार भी एग्जिट वाली है, पर सबसे आगे की नहीं है, अब बीच सीट में है। एक काम बढ़िया कर दिया इन्होंने, साथ वाली सीट किसी को दी नहीं, और एग्जिट रो की सीट था लेकिन स्पेस ही नहीं उस हिसाब से, तो साथ वाली सीट मेरी खाली रख दी। मज़ा आ गया, जगह ज़्यादा। भाई झटके आ रहे बहुत भयंकर, मरेंगे आज तो। ऐसे हो रहा है टिड्डा मिड्डा। पिछले प्लेन में भी मूंगफलियाँ देखे थे, बढ़िया यार ये ना प्लेन में मूंगफलियाँ ही देनी चाहिए, बढ़िया चीज़ें लगी मुझे, काफ़ी हेल्दी और टाइम पास भी होता रहता है। पूरा भर के इतना बड़ा पैकेट था, मेरे ख्याल से 100 ग्राम का होगा। एक पैकेट तो मैं खा चुका है, दूसरा पैकेट है, ये भी खत्म होने वाला है। इधर एक और पड़ा है, इसका बाप गेन वाला ही पड़ा है, इसमें भी आधी और बच रही है। मारेंगे भाई आज मारेंगे, बस काश मर ना जाऊँ यार प्लीज़, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पर जाके अपना ड्रोन भी तो डिक्लेयर करना है, वो बहुत ज़रूरी है यार। अगर क्रैश भी होगा ना तो पहले मैं तो पैराशूट सीधा एयरपोर्ट की लगाऊंगा, पहले जाके डिक्लेयर करूंगा, फिर बाद में कहूँगा आप मार दो। पिछली वाली तो आराम से आ गई थी फ्लाइट, इसके पता नहीं क्या दिक्कत है। जितनी बार उस अफसर ने एम्फेसाइज करा था कि भाई तुझे वहाँ जाके डिक्लेयर करना है, वहाँ जाके बता दियो, तो मेरी प्रायोरिटी तो भाई पहले वही है। मरना वरना तो होता रहेगा, बाद में मर लेंगे, पहले वो जरूर डिक्लेयर करूँगा। बच गए भाई। आ गए भाई मफूए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू डिक्लेयर माय ड्रोन। चलो भाई, वैसे तो अपने को डोमेस्टिक अराइवल पे जाना है मेरे ख्याल से। अच्छा बराबर ही है इसका, ये लेफ्ट में इंटरनेशनल है, राइट में डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक पे वैसे अराइवल पे कस्टम्स वगैरह कुछ होता नहीं है, पर देखते अभी क्या सिचुएशन। अगर इन्हें खुद से पता होगा तो बात कर लेंगे, नहीं होगा तो क्या ही बताऊंगा यार मैं, वरना और टाइम खराब होएगा। हमने यहाँ पे जो रिजॉर्ट करा रखा है वो हमें पिकअप करने आएंगे। इज समवन गोइंग टू पिक अस अप फ्रॉम द एयरपोर्ट? द रिजॉर्ट? यस। डू यू नो इफ दे आर ऑलरेडी हियर? Okay, but don't forget to declare Maestro. They're waiting for you. Hi. Hi. Can I sit? Hi, George. ये रे मसन दिल्ली वाले, इसी लॉज में रुके हम, ये हमारे इंतजार में ही खड़े थे। अभी बैग नहीं आए, बाकी बैग आएंगे उधर से की थोड़ा, मतलब एयरपोर्ट के अंदर उस साइड, और उसी साइड सारे अफसर वगैरह बैठे। अगर उन तक खबर आ चुकी होगी तो वो तैयारी में ही बैठे होंगे कि कब आएगा मुर्गा, कब फंसेगा। मैं तो इतने आगे बाहर खड़ा हो गया, बैग पहुँच रहे इतने, या बाप के भी बोलता हूँ उठा लाएगा मेरा बैग, छोड़ो यार ले ही आता हूँ, क्या है क्या होगा, ज़्यादा रख लेना। इधर से आए थे हम अंदर अराइवल पे, डोमेस्टिक अराइवल, और ये देखो ऊपर लिखा हुआ बैगेज पिकअप, ये भी यहीं पे। अरे ले आ भाई, ये रहा मेरा। निकल पड़े भाई बाहर, बैग आगे थे, किसी को कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं जानता, उन्होंने कुछ फ़ोन वोन नहीं करा, वो बस अपनी तरफ से सेफ हो रहे थे कि कल को हमारे पे नाम ना है, हम क्यों कह देंगे। मैं तो साफ कहा था कि भी जाके डिक्लेयर कर देना। ये भाई आ गया था जो लेने, इसने बैग उठा लिए हमारे, ला दिए दोनों। काश इसमें जा रहे हो यार, मज़ा आ जाएगा। वो हाँ इसी में जा रहे हो यार। ओके नाइस राइट, स्वाद आ गया। कैन आई सिट इन द फ्रंट? ओके थैंक्स। चलो मित्रों, चलो भाई अब हम जाने लग रहे हैं हमारे लॉज की तरफ। यहाँ पे गर्मी है, आपके ने बता रहा है 38 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने देखा नहीं अभी। 38 degrees here. It was 27, 26 in Livingston. रियली? Yeah. लिविंगस्टोन में 10 डिग्री कम था यहाँ से, यहाँ पे गर्मी है पूरी, पर खुली जीप में बैठ के जा रहे हैं, नेचर के बीचों बीच हरियाली,
बढ़िया धूप पड़ रही है। हम रुके हुए एक नेशनल पार्क में लॉज में, वो यहाँ से 1 घंटे ज़्यादा दूर है एयरपोर्ट से। तो अगला 1 घंटा सवा घंटा मैं ऐसे ही इस जीप में घूमते जाने वाले हैं और ऐसे ऐसे रास्ते में लोगों को देखते जाएंगे, जानवरों को देखते जाएंगे। नेशनल पार्क के अंदर लॉज के अंदर कोई भी सुपरमार्केट नहीं है, तो हम पहले रास्ते में रुक जाएंगे कुछ सामान वामान लेना हो तो। आगे तो जंगल है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की इसलिए गाड़ी रोक ली। बाहर निकलती गाँव आ गया और मतलब लिविंगस्टोन तो ना काफ़ी मतलब इधर के कंपैरिजन में भीड़ ज़्यादा थी, तो बिल्कुल खाली इलाका है। इधर एक स्कूल है, रेडी वगैरह, सिम की दुकान, फ्रूट्स की रेडी, पानी की रेडी। ये क्या है बढ़िया चीज़ बताऊँ क्या लगती है मेरे को, इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की अफ्रीका की, हर चीज़ इंग्लिश में होती है, अपने को समझ में आ जाती है। बोर्ड वोर्ड ये जो साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, ये सारी चीज़, ये भाई फुल मस्ती में अपनी। यहाँ पे इनका कोई स्टेडियम बनने लग रहा है नया। इधर एक दो महंगी गाड़ी अभी खड़ी हुई दिख रही है, पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की होंगी या किसी की। और ये देखो बिल्कुल मतलब रिमोट एरिया है, एकदम सुनसान, रियल अफ्रीका देखने को मिल रहा है, सही बताऊं तो। और एयरटेल को मान के भाई हर कोने में पहुंचा हुआ है। मेरे ख्याल से आधा सफर हम तय कर चुके होंगे और बिल्कुल वही गाँव के बीच में से गुजर रहे हैं। औरतें पानी लेके जा रही है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, मतलब बाहर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये देखो माहौल मतलब जैसा अपना बचपन होता था ना, जब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, यहाँ पे अभी भी वही लाइफस्टाइल देखने को मिल रहा है। मतलब एकदम ये मान लो बाहरी दुनिया से डिसकनेक्टेड और मतलब वही कुदरत में रहना, खेलना, धूप में बच्चे मिट्टी में घूम रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, वही माहौल। अब ये कोई गाँव से आ गया, कस्बा से आ गया, कई दूर तक आगे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जंगल ही जंगल। बाइक देखो इसकी यार कितनी चमक रही है ऐसी मिट्टी में भी। अभी हम आगे आखिरी टाउन में, इस टाउन के बाद कुछ भी नहीं है, सीधा फिर जंगल ही और पार्क आ जाएगा हमारा। एयरटेल मेरे ख्याल से तभी इतना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि मोनोपोली हो जाए। यहाँ पे कहाँ अभी वाईफाई वगैरह का रिवाज आया है, स्मार्टफोन का, लैपटॉप का। तो बिल्कुल ही मान लो 15 साल 20 साल अपन पुरानी ज़िंदगी में आ गए, जो आप लोग अपने को आज के दिन जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके। क्योंकि बाद में तो कोई सुपर मार्केट मिलेगी नहीं, तो हमने सोचा था रास्ते में कहीं से फ्रूट वगैरह ले चलेंगे, कुछ भी खाने का सामान हो, क्योंकि अब 2 दिन तक कुछ भी एक्सेस नहीं होगा हमारे पास। बाकी रंगीन सा माहौल है, रसीन सा, हाथ हिलाओ, सब लोग दूर से ऐसे हेलो करते हुए जाते हैं, सारे खुश मिजाज से टाइम पास कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे लोग। बस खड़ी है यहाँ पे एक, मजेदार है यार, शानदार रास्ता है। ये एक भाई दिखा है, देखो ये तो ईयरफोन लगा के खड़ा है, ईयरफोन भी है इसके फोन। चलो इसी नहीं काटते हैं। ओके आगे भाई इस दुकानड़ी के अंदर दूध ले चलते हैं। एक तो फुल क्रीम दूध है 40 का 1 लीटर, 40 को यानी कि अपने भारतीय 125 रुपये मान लो, 125 का 1 लीटर का टेट्रा पैक फुल क्रीम। ये तो सब नकली जूसेज है। इधर से दही ले ली मैंने भाई, नेचुरल योगर्ट मिल गया यहाँ पे प्लेन, पर लाइट जाए जा रही है बार बार, कब इसलिए अंदर सारी चीज़ें ना गर्म पड़ी है। ये सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इसमें ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, वो पानी कुछ ले लेते हैं। कुछ सेब ले चलते हैं, 6 क्वाचा का 1 सेब है, यानी कि 18-19 रुपये का। ये आदमी कितना लंबा है यार, मेरे से लंबा है शायद ये आदमी। चलो भाई दूध ले लिया मैंने, फ्रूट फ्राट ले लिए, दही ले ली, बेसिक सा सामान। वैसे वहाँ खाना सारा इंक्लूडेड है हमारा, पर फिर भी ले ही लिया। चलो तो जो नेशनल पार्क से पहले आखिरी गांव था ना, आखिरी टाउन, वो हमने कर लिया पार और वो हम जाने लग रहे हैं नेशनल पार्क के अंदर। और इधर गेट से मतलब आधा घंटा और दूर है जो हमारा लॉज है, जिधर हम रुके। रजिस्ट्रेशन कर दी, अब लोग बाग नहीं दिखने वाले हमें, सिर्फ जानवर दिखेंगे, टाउन रह गया पीछे। देखो साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क में हम एंटर करने जा रहे हैं। ये अब हम घुस गए पार्क के अंदर, लोग बाग नहीं दिखेंगे अब, बस यही है, कुछ भी जानवर दिख सकते हैं। बड़े फ्रेंडली लोग थे यार, सब ऐसे हंसमुख से हंस रहे थे, याद तो ऐसे मतलब जैसे कि इनने बाहर के लोग इतने देखे ही नहीं, ऐसा लग रहा था साथ इनको देख के। लुआंगवा रिवर, yes. But it's a little dry right now. Yes, because we don't have much rain. What's that, cows? Oh, okay. ये देखो भाई नीचे हिरन है, हिरन चरने लग रहे हैं नीचे। और
लुआंगवा रिवर खाली सी पड़ी है क्योंकि अब की बार बारिश नहीं हुई, सूखा सा है अभी फिलहाल इन दिनों। ये देखो नदी, मतलब वहां तक होता होगा इसका भाव पूरा जब होता होगा। बफलो वो देखो एक जंगली वैसा पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा है। और इम्पाला से खूब सारे सड़क पे, देखो सामने एक और इम्पाला। ये देखो भाई इधर इम्पाला लेफ्ट में, और राइट में देखो जिराफ और खूब सारे इम्पालास। अरे बेटे गजब। ये देखो भाई, और ये यहाँ पे इम्पालास भागते थे। They are special. What's special? We look at our giraffe is smaller in sizes compared to other giraffes. भाई ये देखो यहाँ पे हिप्पो भी है, Not four. The lunch we've got two. खूब सारे हिप्पोस नहाने लग रहे इसमें। यार क्या नज़ारे हैं यार, पूरे हो गए यार, गजब। Luangwa meaning the fishing baskets. फिशिंग बास्केट्स, Fishing baskets. Yeah. Okay. Some many years or long way ago, people they are using to catch fish ओके using that luango. It was called luango. ओके Luango. So we just named so okay. We call luangwa river. ओके। तो मच्छी पकड़ने की जो बास्केट होती थी उसे बोलते थे लुआंगवो, और उसी के नाम पे लुआंगवा इस रिवर का नाम पड़ गया। अभी जो फिलहाल सूखी पड़ी है, अपने को नदी पार करनी है, परली साइड जाना है, वो है अपना रिजोर्ट सा नदी के दूसरी तरफ, और उस तरफ प्रोविंस भी दूसरी शुरू हो जाएगी। ये चल रही है अभी चिंगा प्रोविंस, और ये नदी पार करती है वो सामने है ईस्टर्न प्रोविंस। ये देखो, और बीच में नदी है। अरे नदी में देखो तैर के जाना है क्या? ये देखो दरियाई घोड़े इसमें तो इतने सारे नदी में। हमारा गाइड बोल रहा है चलो अब तैरो। ओ भाई मारेगा क्या? या उसकी पीठ पे बैठ के जाना है दरियाई घोड़े की। कैन वी सिट ऑन द बैक ऑफ द हिप्पो टू क्रॉस द रिवर? Yes, that would be nice. Let's hope we enjoy the drive. आ तो गए भाई, अभी बीच में नदी है, वो इतने दरियाई घोड़े देखो, सारे नहाने लग रहे पानी में। भाई इसकी गाइड की ताकत मान गई, इतना ही भारी बैग उठा लिया अकेले। आगे भाई इससे उतर के किश्ती आ गई, किश्ती में जाएंगे, इस किश्ती में बैठ के परली साइड चले जाएंगे। ऑफ कोर्स आई कैन, बट कैन यू? द बैग्स आर हेवी। हेलो, चलो भाई बैठ के किश्ती में, 40 डिग्री गर्मी में किश्ती ने अपनी रोड करवा दी पार, और सामने अपने इंतजार के लिए, अरे वाह, और मारेगा देखो, अपने को वेलकम करने के लिए उधर दरियाई घोड़े खड़े हैं, इधर कुछ लेडीज खड़ी है। चलो भाई, मस्त है, थैंक यू। No, they're too heavy. Don't let them. No. We'll carry them. They're too heavy. No, they'll carry it. अरे यार इतने भारी बैग ये लड़कियां कैसे उठा के लेगी? What's that? Iced tea. Iced tea. Hibiscus iced tea. Hibiscus iced tea. Thank you. You are welcome. Right. You are welcome. भाई ठंडा रुमाल दे दिया, गिल्ला चाय पिला दी, मजा आ गया। चलो भाई चलते हैं अब कमरा देखने। अभी इन्होंने हमें थोड़ा दे जस्ट ब्रीफ्ड अस अबाउट द अकोमोडेशन एंड हाउ वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एनिमल्स हियर एंड दैट इफ समथिंग डजंट वर्क लेट अस नो। देयर इज नो सिग्नल हियर बाय द वे। बाकी चलते हैं कमरा देखते हैं। There's no signal. देयर इज नो सिग्नल। चलते हैं कमरा दिखाते हैं। सिग्नल? You said single. You're single. There is single but there is no signal. ये आ गया भाई अपना टेंट। This is yours. थैंक यू। ये भाई मेरा मस्त है यार। बापकिन इसके साथ मालिक के साथ डच में बात कर रहा है, क्योंकि जो मालिक है वो नीदरलैंड्स का है और बापकिन बेल्जियम का, तो मतलब बेल्जियम के जिस पार्ट से बापकिन उधर डच ही बोलते हैं। अब बापकिन का कमरा दिखाते हैं, अलग अलग है हमारे दोस्तों। भाई ये हमारे टेंट पीछे जो आप देख रहे हो, टेंट तो आपने देख ही लिए, पर भाई खतरे की बात क्या है कि यहाँ पे ना जानवर घूमते हैं चारों तरफ, और हमें इतनी हिदायतें दी गई है कि भी कमरे में कुछ भी खाने का नहीं रखना।
बोले चाहे कुछ भी हो, किसी तरह का भी खाने का है प्लीज हमें दे दो वो, वरना आपकी जान को खतरा हो जाएगा। हम बोले क्यों? बोले जानवरों को इतनी दूर से स्मेल आ जाती है। बोले यहाँ पे हाइनास भी है जो 3 किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे कि कहीं पे कुछ खाने का, और 3 किलोमीटर दूर सूंघते सूंघते बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे। बॉर्डर से कमरे में कुछ नहीं रखना, बबून्स आ जाएंगे, मंकी आ जाएंगे, हाइना आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा आपके कमरे में खाने की तलाश में। आसपास यहाँ पे दरियाई घोड़े तो थे ही, बॉर्डर से यहाँ पे हाथी भी आ जाते हैं। बोले इन जानवरों को ना पता नहीं है कि भाई ये कोई लॉज है या फिर ये भी जंगल ही है तो ये जंगली, जंगल में इन्हें टेंट लगा दिए, ये देखो पक्के, वो भी नहीं है रूम, ये टेंट है बस ये। तो हाथियों को जानवरों क्या मतलब, और ये इसका पर्पज है इस जगह का कि भी नेचर में जानवरों के बीच में रहो। ना यहाँ पे बिजली, ना यहाँ पे इंटरनेट आ रहा, ना यहाँ पे वाईफाई। जो इनका मेन एरिया था, हालांकि उधर तो इन्होंने वाईफाई लगा रखा है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इधर एक तो बारिश नहीं हुई थी, दूसरी चीज आपने देखा होगा कि हम विक्टोरिया फॉल्स पे गए थे तो काफी ड्राई थे फॉल्स, और अगर इनका झरना ड्राई हो जाता है विक्टोरिया फॉल्स तो पूरे देश में बिजली कमी हो जाती है, पावर कट्स रहते हैं पूरा पूरा दिन। लिविंगस्टन में भी यही हाल था, उधर हालांकि उन्होंने जनरेटर से चला रखा था, इधर भी यही हाल है। अब गर्मी इतनी है, टेम्परेचर अभी चेक करा था 40 डिग्री सेल्सियस है, 38 भी नहीं है, लेकिन इस 40 डिग्री गर्मी में भी कमरे में कोई भी पंखा एसी नहीं है। पंखा ये ला के रख देंगे, फर्राटा बोल रहे हैं, पर वो चलेगा नहीं क्योंकि बिजली ही नहीं है। बॉर्डर से अगर बिजली आती है तो आप इसे चला सकते हो, और बोले रात के 1 बजे के बाद तो वैसे ही बिजली नहीं आएगी, पर उस टाइम मौसम थोड़ा सा कूल हो जाता है, फिर भी सो पाओगे। हम बोले ठीक है, तो हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, खाने का जो भी है अभी हमें आके दे दो, तुम्हें जो भी खाना हो निकाल के हमसे मांग के खा लेना, कमरे में मत रखो प्लीज, नहीं तुम्हारी जान को खतरा है। हम बोले ठीक है देते हैं सब। और जानवरों की बात करें तो कोई भी जानवर आ सकता है यहाँ पे। इन्होंने बोला सांप से लेके, हाइना से लेके, लेपर्ड से लेके, शेर से लेके, हाथी से लेके, हिप्पो से लेके, जिराफ से लेके, जो भी जानवर आप सोच सकते हो सारे जानवर है इधर, कुछ भी आ सकता है। ये जो चाबी है ना कमरे की, साथ में इसके सीटी दे रखी है कि कोई भी इमरजेंसी कुछ हो जाए, मतलब सीटी मारते मारते चलो, कुछ वो भी हो जाए। और रात को तो चल भी नहीं, इट्स नॉट अलाउड टू गो आउट एट नाइट, राइट? रात को तो बाहर ही नहीं निकलना, क्योंकि हाथी वाथी आते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या हो जाए। दिन में जा सकते हो, इधर इनका गार्ड है, एक गार्ड इनका उधर है, एक गार्ड इनका इस साइड है। दिन में निकलना है, पर दिन में भी ध्यान से। मजेदार है यार, वैसे काफी एडवेंचरस। भाई जाम्बिया वैसे देश मस्त है, सही बताऊं तो वाइल्ड लाइफ के मामले में। मैंने आपको कल भी बताया था, इस देश में 20 नेशनल पार्क्स है ऐसे ऐसे, और मतलब इतनी स्पीशीज है ना जानवरों की। बर्ड्स की तो 850 स्पीशीज है, 240 के करीब है इनकी स्पीशीज मैमल्स की, 160 स्पीशीज है इनकी रेप्टाइल्स की, 85 स्पीशीज है एम्फीबियंस की। मतलब सारी तरह के जानवर जो आप सोच सकते हो। और जो बिग 5 जानवर माने जाते हैं, जिसमें आते हैं लायन, लेपर्ड, बफलो, राइनो, एलिफेंट, ये 5 है यहाँ पे जाम्बिया में, और ये 5 यहाँ पे भी है। राइनो नहीं है शायद, राइनो नहीं है, बाकी 4 है इस इलाके में। बाहर देखो गीजर भी लगा रखा है वैसे इन्होंने, देयर इज अ गीजर इफ यू वांट वार्मर वाटर देन द टेम्परेचर एयर। ये अपना कमरा, इसमें भी शायद पंखा रख रहे हैं। तो मैंने अपना प्रोटीन पाउडर निकाल लिया, और इसमें मेरे बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स, ये पूरा पैकेट मैंने निकाल लिया। ये जाके अभी रखवा देंगे किचन में। तो क्योंकि वक्त हो गया 2:05 और 2 बजे लंच था, तो अपन अब पहुंचते हैं लंच करने के लिए। मतलब जंगली हिसाब किताब है यार, यूं नहीं है जिस तरह महंगे जो 5 स्टार होटल्स रिजॉर्ट्स में होता है कि भी कभी भी जाके खाना मंगा लो, ऑर्डर कर लिया, खा लिया। इस लॉज में या इस रिजॉर्ट में सारी चीजें इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, लेकिन टाइम हर चीज का। तो जितने भी लोग रुके हुए हैं, हमारे अलावा सिर्फ एक फैमिली रुकी हुई है 5 जनों की, वो एक साथ इकट्ठा आएंगे, साथ में खाना खाएंगे, फिर सफारी पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। रात को 8 बजे डिनर होएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, जाके कमरे में सो जाओ, और कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर सैर नहीं कर सकते। अगर इमरजेंसी है तो बताओ, गार्ड आएगा, गार्ड के साथ ही सैर कर सकते हो। और सुबह 5 बजे आपको उठा दिया जाएगा नॉक करके, क्योंकि फिर सुबह की सफारी का टाइम हो जाएगा, और फिर आके ब्रेकफास्ट 9-1 बजे। बाकी जो हमारा गाइड था ना, जो गाड़ी चला के यहाँ तक लाया एयरपोर्ट से, जॉर्ज नाम था उसका, उसे रास्ते में दूसरा गाइड दिखा ना, तो वो उससे भाषा बोल रहा था। अब मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है भाषाओं को लेके, मैंने पूछा कौन सी भाषा बोल रहा है, तो बोला न्यांजी। इस प्रोविंस में इधर लोग ज्यादा बोलते हैं न्यांजी, और न्यांजी का एक्चुअली में, अरे भाई ये बैठे बबून मेरे हाथ में खाना है और वो रे बबून, ये देखो मैंने हाथ में खाना ले रखा है, और मेरा सारा जो मैं छोड़ के आने लग रहा हूँ ये यहीं बैठे हैं। वैसे तो न्यांजी का मतलब होता है कि भी नदी किनारे के लोग, और न्यांजी में भी अलग अलग सब ग्रुप्स है, अलग अलग ट्राइब्स है लोगों के, जो मैंने जाना है यहाँ के लोगों से सीख कर, उन्होंने मेरे को यही समझाया। तो न्यांजी लोगों की अपनी भाषा है। अब न्यांजी में भी चेवा वगैरह अलग अलग तरह के लोग हैं। पहले हम जहाँ थे जाम्बिया देश के जिस पार्ट में, लिविंगस्टन में, उधर लोग टोंगा भाषा ज़्यादा बोलते हैं, और 20% लोग एथनिकली बेम्बा है, और बेम्बा ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इस देश की, जाम्बिया की। तो बेम्बा भी वहाँ थोड़ी बोलते थे, इधर भी थोड़ी बहुत बोलते हैं, पर प्राइमरीली इधर है न्यांजी, उधर थी प्राइमरीली टोंगा। चलो चल के खाना खाते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। ये है भाई अपना टेबल। This is more of a romantic setup. Not sure if I'm with the right person to be here. Let's switch.
भाई ये तो इनने पूरा वो बढ़ा दिया, रोमांटिक हिसाब किताब, ठंडा पानी, बढ़िया यू सामने नदी का नज़ारा, शानदार। वो खाना लगा रखा, भी खाना भी लेके आते हैं। दिस इज वेजिटेरियन, Yeah, दिस इज फिश, दिस इज नो मीट राइट? yeah, no meat. ओके। ये भाई कोई पता नहीं क्या है, कटलेट से वेजिटेरियन, ये मछली है, ये तरह तरह के सलाद है और वो ब्रेड है, बस ये खाना है वैसे तो। ये आ गया भाई अपना खाना। आंधी आ गई एकदम से और ये इन्होंने भरवा लिया इधर फॉर्म कि भाई जंगल में रह रहा और मुझे पता है जो जो रिस्क और डेंजर्स इन्वॉल्व है इसमें, और ये साइन वाइन करो, वही लेटर भरवा लिया। और उधर इन्होंने दे दिया डिनर का मेन्यू, डिनर का नहीं, थोड़ा गेम ड्राइव का, मतलब जब हम सफारी पे जाएंगे अभी दिखाऊंगा आपको उसमें क्या क्या चीज़ है। वहाँ पे हमारे लिए खाना ये साथ लेके जाएंगे, सनसेट देखते हो, आपको कुछ भी खाना पीना हो वहीं पे सर्व करेंगे। तो एक बार ये भर लो। अच्छा ये तो है ड्रिंक्स मेन्यू, वहाँ जब हम सफारी पे होंगे तो सनसेट देखते हो, आपको क्या ड्रिंक पीनी है वो यहीं सेलेक्ट कर लो। ये क्वाचा में है, नहीं USD में, क्या इसमें तो अपने को पानी पीना है वैसे $1 का, दारू दूरू तो नीचे ही है। चलो स्पार्कलिंग पानी पी लेंगे, सोडा। खाना वाना खा लिया था और यहाँ पे लग गई कॉफ़ी और साथ में केक जो हमने डाल लिया। तरह तरह के कप से, देखना इतना बड़ा कप भी है, पीना हो तो किसी को 500 ml होगा, 400 ml। चलो भाई अब जाके थोड़ी देर कमरे में आराम करेंगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में सफारी में।